किशनगंज अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे मुसलमानों की आबादी तकरीबन 70% है तो हिंदुओं की आबादी 30%। बावजूद इसके यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात किशनगंज की विकास की कर लें तो यहाँ पे भी गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य का बुरा हाल लगातार देखने को मिल रहा है। सीमांचल का महत्वपूर्ण जिला है किशनगंज। प्राचीन काल में इसे रमजानगंज के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम कृष्णगंज पड़ा, जो अब किशनगंज के नाम से जाना जाता है। किशनगंज की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल से लगती है। किशनगंज राजनीति के कई दिग्गजों की कर्मस्थली रहा है। राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं ने अपने सियासी करियर की शुरुआत किशनगंज से ही की। एमजे अकबर, सैयद शहाबुद्दीन और सैयद शहनवाज हुसैन पहली बार लोकसभा किशनगंज से ही पहुंचे। तस्लीमुद्दीन जैसे दिग्गज नेता भी किशनगंज से लोकसभा पहुंचे। 1999 से 2004 के बीच का काल किशनगंज के लिए स्वर्ण काल बताया जाता है, क्योंकि यहां के सांसद शाहनवाज हुसैन केंद्र में और तस्लीमुद्दीन राज्य सरकार में मंत्री थे। दोनों के बीच क्षेत्र के विकास को लेकर होड़ थी, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को मिला। 1999 और 2004 के बीच का जो दौर है, उस समय विकास की प्रतिद्वंद्विता खूब हुई, क्योंकि एक तरफ शाहनवाज हुसैन थे मिनिस्टर सेंट्रल में और तस्लीम साहब थे बिहार सरकार में मिनिस्टर। तो इन दोनों के बीच में जो एक तरीके की पॉलिटिकल राइवलरी थी वो विकास को लेकर के थी और ये हम सबों के लिए एक हितकर था। हम चाहते भी थे कि ये लोग जोड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इनकी आबादी कुल आबादी की करीब 68% है। शेष 32% हिंदू हैं। यहाँ मंदिर की घंटियों और मस्जिदों के अजान में सांप्रदायिक सद्भाव नजर आता है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। किशनगंज में सुरजापुरी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। सुरजापुरी बिरादरी के लोग आज बेहद गरीब हैं। सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। चुनावों के दौरान सुरजापुरी मुसलमान को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने का मुद्दा उठता है। जानकारों का कहना है कि क्षेत्र में कल कारखानों के नहीं होने से बड़ी आबादी आज पलायन को मजबूर है। पलायन तो ये पुरानी यहाँ की समस्या है। एक बात है कि हमारे ही लोग पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, सूरत में जाकर के मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं और वहाँ की रोजी रोटी, वहाँ का राजस्व बढ़ाते हैं अपने वहाँ। अगर यहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ लगे, यहाँ पर भी रोजगार के साधन उनको उपलब्ध कराए जाए, तो जितनी मेहनत वो लोग घर से दूर जा कर के करते हैं, अगर यहीं पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, चाहे वो जूट मिल तो कभी हुआ नहीं, लेकिन दूसरे जो उद्योग धंधे हैं अगर वो लगे तो मुझे लगता है कि एक सीमेंट फैक्ट्री लगने की बात चल रही थी, वो भी अभी ठंडे बस्ते में पड़ी है। किशनगंज की जनता ने न सिर्फ सियासी दिग्गजों के करियर को संभाला, बल्कि उन्हें हर बार बेहद प्यार दिया। लेकिन बदले में क्षेत्र की जनता को वो सब नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। आज भी जिले के मात्र 57% आबादी ही साक्षर है। पोठिया प्रखंड देश में सबसे कम साक्षरता वाला प्रखंड है। स्वास्थ्य, सिंचाई, रोजगार यहाँ आज भी बड़े चुनावी मुद्दे हैं। लोगों की शिकायत है कि नेता जीतते हैं, लेकिन बाद में क्षेत्र की जनता के दुख दर्द को भुला देते हैं। चुनाव के दौरान नेता आते हैं, मन सजता है, सियासी बयानबाजी होती है, जनता को लुभा लेते हैं और लुभाने के बाद
अपनी दुकान सजाने के बाद वो इन्हीं जनता को, जिनके बीच रह करके, जिनके दुख दर्द को समझने की बात कर करके वो सदन में जाते हैं, सदन में जाते ही इन सबको भूल जाते हैं। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें हैं। किशनगंज जिले का बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और कोचाधामन और पूर्णिया जिले का अमर और वायसी विधानसभा सीटें किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। कांग्रेस यहां 1971, 1980, 1989, 2009 और 2014 में जीती थी। 1977 में जनता पार्टी, 1991 और 1996 में जनता दल, 1998 और 2004 में आरजेडी और 1999 में बीजेपी के उम्मीदवार लोकसभा पहुंचे। 2014 में मोदी लहर के बाद भी किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद असरारुल हक जीते, लेकिन हाल ही में हृदय गति के रुकने से उनकी मौत हो गई। 2014 में असरारुल हक को 4,93,294 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर है बीजेपी के दिलीप कुमार जायसवाल को 2,98,762 वोट मिले थे। मौलाना असरारुल हक क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय थे। सियासी विरोधी भी व्यक्तिगत रूप से उनका आदर करते थे। एक नेक इंसान थे, सच्चे इंसान थे। उनके एक, मैं कह सकता हूं कि एक संत के रूप में ही लोग उनको मानते रहे। इस्लामिक लीडर है, एक अच्छे पत्रकार रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सज्जन आदमी है। सियासी जो उठापटक होती है उससे वो बहुत दूर रहते थे। उनकी विरासत को कौन संभाल पाएगा? उनकी विरासत को मुझे, अब ये तो कहना बहुत, थोड़ी से आपने सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण कर लिया है। मुझे लगता है कि इस पर अभी लोग मंथन कर रहे होंगे। मौलाना असरारुल हक के असमय निधन का दुख सबको है, क्योंकि वो न सिर्फ सुलझे हुए इंसान थे बल्कि क्षेत्र के विकास को लेकर संजीदा भी थे। स्थानीय लोगों को दिवंगत असरारुल हक से कोई शिकायत नहीं है। उनकी शिकायत मौजूदा केंद्र सरकार से है। खासकर इस लोकसभा क्षेत्र के ज्यादातर युवाओं का यही कहना है कि बीते 5 सालों में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। युवाओं के सामने बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। न सरकारी नौकरी मिल रही है, न निजी क्षेत्र में कोई रोजगार लग रहे हैं। रोजगार की स्थिति तो ठीक है, मगर उस हिसाब से हद तक नहीं है। आदमी का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। आज हम लोग 100 रुपया कमा रहे हैं, हम लोग की खर्च है 150 रुपये, कहाँ से सेटिस्फाइड कर पाएंगे? तो रोजगार लेवल बढ़ना चाहिए, हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि हम लोग काम कर सके। और सरकार युवा विरोधी हो चुकी है। ये जो राज्य सरकार है, जो भी वैकेंसीज आ रही है, अभी जो छात्र संगठन है वो पटना में जाके बात किया था, वहाँ उनसे बात जो हुई, वो जो उनके कोई मंत्री थे वो बोल रहे कि हमारे पार्टी से पहले जुड़ो। ये पूरा विफल है सरकार, और युवाओं के लिए खास तौर पर कोई काम नहीं है राजभर। 1990 में पूर्णिया से अलग जिला बनने के बाद यहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि किशनगंज का विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ प्लाईवुड, चाय, अनानास और जूट उद्योग के विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके बाद भी इस क्षेत्र में नए उद्योग नहीं लगे। इसके कारण बड़ी आबादी हर साल रोजगार की तलाश में किशनगंज से पलायन करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए उद्योग धंधे लगने चाहिए थे, जिससे न सिर्फ पलायन रुकता बल्कि इस क्षेत्र की जनता दूसरे क्षेत्र की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती। किशनगंज का ऐसा है कि यहाँ पे कई सांसद आए, कई विधायक आए और चले गए। पता नहीं चल पाता है कि इतने सहानुभूति के बाद भी जब इतना भारी बहुमत से वो जीतते, चाहे किसी भी पार्टी से हो,
तो आखिर यहाँ कल कारखाना क्यों नहीं लग रहा? अभी तक कोई ऐसा फैक्ट्री जिससे कि किशनगंज का लोकल लड़का यहीं पर रह के कमाए, अपने घर में रह के कमाए, ऐसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कमाने के लिए पलायन की स्थिति अगर बिहार में कहीं कहेंगे तो किशनगंज में सबसे ज्यादा है। किशनगंज के नवयुवक आप गांव-गांव जाके पता कर सकते हैं, कोई भी किशनगंज में काम नहीं कर रहा है। उनको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, पंजाब जाना पड़ रहा है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेवार हमारे जन नेता है। कल कारखाने यहाँ काफ़ी कमी है, वो लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ सब लोग बाहर जाके ही काम कर रहे हैं। यहाँ जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं। कल कारखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या है, ये जानने हमारी टीम किशनगंज पहुंची और स्थानीय लोगों से अलग अलग मुद्दों पर बात की। कुछ लोग सरकार के काम से संतुष्ट नजर आए तो कुछ लोग असंतुष्ट। कुछ लोगों ने राज्य सरकार के काम को बेहतर बताया तो कुछ ने केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की तारीफ की। हालांकि ज्यादातर लोगों ने क्षेत्र में शिक्षा के हालात पर चिंता जताई। अभी तो सर बहुत अच्छा है, शिक्षा में भी और हॉस्पिटल वगैरह में भी जाने से इलाज भी थोड़ा अच्छे ढंग का हो रहा है और पढ़ाई में भी थोड़ा सा अच्छा ही जा रहा है। रोजगार बोल के तो ऐसा कुछ नहीं है और गरीबी अमीरी तो इतना सर हर जगह लगा हुआ है। आपके जो जनप्रतिनिधि थे कितना वो आपके भरोसे पे खड़े उतर पाए? ठीक है, मिला जुला के हमको तो सब वैसे लग रहा है। यहाँ खाली देख रहे हैं रोड ये सब जो है, हॉस्पिटल ये सब बहुत अच्छा है और क्या है वही सब है। शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा में तो खत्म लाल है, समझ लीजिए यहाँ पर कि ये शिक्षा क्या है। आज स्टूडेंट एग्जाम देता है, स्टूडेंट बाहर निकलता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, परीक्षा कैंसिल। केंद्र और राज्य सरकारों ने किशनगंज में शिक्षा की स्थिति में सुधार को लेकर कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय और केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किशनगंज में ही खोली है, लेकिन हाई स्कूल और कॉलेज की कमी के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है। किशनगंज जिले में पीजी की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण छात्रों में गुस्सा नजर आता है। तो शिक्षा को लेकर बात किया जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ शिक्षा की। और ये पूरा जिला जो कि 1990 को ही जिला बना था, लेकिन इसमें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दो ही कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एक भी कॉलेज नहीं है, 2 ही डिग्री कॉलेज है पूरे जिले में। शिक्षा की स्थिति बेहद दयनीय है। जो भी कॉलेज है उसकी भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्लास वगैरह की कोई सुविधा नहीं मिल पाती। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर ले तो क्या? स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो सबसे जीरो नंबर दिया जाए तो ये किशनगंज जिले में। यहाँ एक सदर अस्पताल है, यहाँ पे भी जो है ऑपरेशन वगैरह की सुविधा वगैरह कुछ नहीं है। लोग यहाँ बीमार होते हैं तो कहाँ इलाज कराने जाते हैं? बस एमजीएम वगैरह प्राइवेट चल रहा है, नर्सिंग होम चल रहा है, बहुत तरह से चल रहे हैं। जानती ही हैं कि एक्सरे के लिए कितना ले रहे हैं और कोई चीज़ के लिए कितना ले रहे हैं, सबका तो लूट चल रहा है। स्वास्थ्य में सुविधा नहीं, यहाँ कुछ कोई भी सुविधा नहीं है। किशनगंज में सरकार के विकास के दावों की पड़ताल करते हुए हमारी टीम ग्रामीण इलाकों में भी गई, जहां गरीबी और बेबसी का मंजर दिखा। कई ऐसे गरीब लोग मिले जिन्हें सरकार की किसी योजना का लाभ अब तक नहीं मिला। इन लोगों की शिकायत है कि इलाके में अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई किसी की सुनता नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, भले ही जनता कितनी भी मजबूर क्यों न हो। कार्ड नहीं है, राशन कार्ड कहाँ मिलता है? न कि राशन मिलता है न राशन मिलता है हम लोग का। क्या हो गया है? तो लेकिन नेताजी तो कहते हैं कि सब चीज देते हैं। कुछ नहीं मिला है हम लोग का। कुछ नहीं मिला? नहीं जी नहीं। किशनगंज जिले की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ये इलाका विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया है। कहते हैं किशनगंज में अगर हिंदू मुस्लिम के बीच गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है तो यहाँ के फिजाओं में चाय बागान की खुशबू भी महसूस की जाती है। चाय बागान ही एक ऐसी खेती है, एक ऐसा उद्योग है जिसके कारण यहाँ के अत्यधिक युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिलता है बल्कि किशनगंज की पहचान भी की जाती है। किशनगंज की जमीन और यहाँ की आबोहवा
चाय की खेती के लिए अनुकूल है। दार्जिलिंग से सटा होने के कारण यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर चाय की खेती करते हैं, लेकिन चाय की खेती करने वाले किसानों की समस्या है कि उन्हें सरकार की ओर से वो बाजार मुहैया नहीं कराया जाता जो पश्चिम बंगाल में सरकार चाय किसानों को कराती है। कुछ यहाँ किसानों से हमारी टीम ने बात की। उनकी शिकायत है कि अब तक की सरकारों ने यहाँ के किसानों की कोई सूद नहीं ली। यहाँ खेती भगवान भरोसे है। नहीं, सरकार से तो कोई मदद है ही नहीं है, और सरकार के हिसाब से देखा जाए तो कोई मदद नहीं है। और जो किसान है अब हमेशा खुद से अपना जो करता है वो किसान खुद से करता है, दूसरे से नहीं करता है। अगर सरकार जब एक विकास के मतलब कुछ नहीं कर पाता तो क्या किसान के बारे में क्या सोचेगा? तो और क्या उसमें उसका राय है? कुछ भी नहीं। किशनगंज जिले से महानंदा, कंकई, मेची, डोनक, रतुआ और रमाजान नदी बहती है। इन नदियों के बहाव क्षेत्र में होने के कारण यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ है, लेकिन बरसात में ये नदियां तबाही भी लाती हैं। इस इलाके में पहले व्यापक पैमाने पर जूट की खेती होती थी, लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण किसानों का जूट की खेती से मोह भंग हो चुका है। अब यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर मक्के की खेती करते हैं। इन किसानों की शिकायत केंद्र और राज्य सरकार दोनों से है। इनका कहना है कि योजनाएं सिर्फ कागजों पर सिमटी हैं, धरातल पर कोई योजना उतर नहीं पाई है। किसान के लिए सिर्फ नाम के दिखाई दे रहा है कि हाँ किसान के लिए कुछ मेरा है, पर दिखा किसान को कोई फायदा भी नहीं है। कोई फायदा नहीं किया, कोई फायदा नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कुछ किए अब तक? किसानों के लिए कुछ किए नहीं, अब तक किसान के लिए किया आगे नहीं किया, कैसे बोलेंगे? मेरा कुछ नहीं किया तो किसान के लिए कैसे करेंगे? ये तो खाली दिखावटी है। विकास तो कुछ नहीं, विकास का नाम पर कुछ नहीं, सब ठगा जा रहा है। ऐसा ही तो है। लेकिन नेताजी लोग तो कहते हैं कि काफी कुछ किए हैं। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वो लोग अपना हिसाब से बोल रहा है, कह रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। धान का रेट 1700 किया है, 1750। यहाँ 1200-1300 में लेने वाला नहीं, परेशान है आदमी। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है कि वहाँ की सड़कें अच्छी हों, शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो, वहाँ रोजगार के साधन मौजूद हो, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो। लेकिन ये तब संभव है जब सरकार की सारी योजनाएं धरातल पर उतरे और ईमानदारी से काम हो। लेकिन किशनगंज की स्थिति देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि यहाँ अब तक कोई काम नहीं हुआ है। बिहार सरकार के तौर पर अगर हम देखें राज्य सरकार के स्तर पर, तो विकास के मायने में काम तो हुए हैं थोड़े बहुत। इस मायने में कि ये एक अचीवमेंट आप देखें तो ये AMU का है, जिसमें कि राज्य सरकार ने जमीन दी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। और उसी दरमियान जिस समय वो जमीन दे रहे थे तो CM को पता चला यहाँ जमीन के बारे में, सर बिहार सरकार की ज़मीन के बारे में 900 कुछ एकड़ है, माफ़ करेंगे 300 कुछ एकड़। तो वहाँ पर उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट लिया और आज वो बढ़िया है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का आर्थिक और सामाजिक कारण है। यहाँ चुनाव के दौरान विकास पर नहीं, जात पात और धर्म के आधार पर गोलबंदी होती है। चुनाव के दौरान मुद्दे गौण हो जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ का विकास अब तक उतना नहीं हो पाया जितना इस जिले को दरकार है। चुनाव में आखिरकार किशनगंज में ये हो जाता है, चाहे वो जातीय आधार पर लोग बढ़ते हैं, सामुदायिक आधार पर बढ़ जाते हैं, और ये दुखद है। ये पहले नहीं होता था। मैं आपको उदाहरण देकर के बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर लखनलाल कपूर जी हुआ करते थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये 1960-50 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो सांसद यहाँ चुने गए थे। तो मुस्लिम बहुल इलाका था और लखनलाल कपूर चुने गए थे। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, ये हमारा सांप्रदायिक सौहार्द रहा है, आज भी है। लेकिन क्या है कि अब देश में जो माहौल है, और या मान लीजिए जो राजनीति जाति और समुदाय के आधार पर जो करने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, उसका असर तो हमारे पर भी पड़ा है।
किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी मुद्दा गंभीर है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने के शुद्ध पानी की समस्या तो है ही। शहर के लोगों को आयरन मिला जल पीना पड़ता है। सड़क और नाला की सुविधा नहीं होने से लोगों को सालों भर परेशानी झेलनी पड़ती है। शहर में जाम और नदियों का कटाव, युवाओं को रोजगार भी यहाँ का चुनावी मुद्दा है। अब देखना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जब जनता वोट करेगी तो क्या इन मुद्दों को ध्यान में रखेगी या इस बार भी जात और धर्म के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनेगी। देखा जाए तो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की स्थिति भी कमोबेश उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों की तरह है जिनकी गिनती पिछड़े लोकसभा क्षेत्रों में की जाती है। खैर, अब यह देखना होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान जब यहाँ के मतदाता मतदान केंद्रों पर जाकर के अपने मत का इस्तेमाल करेंगे तो वो किसके सर जीत का सेहरा बांधते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध और सहयोगी आशीष के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 किशनगंज।